हेलो दोस्तों, फंडामेंटल लेसन में आपका स्वागत है। आज से हम लोग हाई स्कूल के सिलेबस के बारे में और हाई स्कूल के सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। खासकर इस यूट्यूब चैनल पर सोशल साइंस के पूरे सिलेबस के बारे में अध्ययन किया जाएगा। आज हम लोग सोशल साइंस के कुछ सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। हम लोग समझते हैं कि सोशल साइंस आखिर जो हाई स्कूल का सोशल साइंस है कितने पार्ट में बटा हुआ है और किस आधार पर बटा हुआ है और हमें कैसे पढ़ना है। बात करते हैं हाई स्कूल के सिलेबस से। तो हाई स्कूल का जो सोशल साइंस है, हाई स्कूल का सोशल साइंस 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। ये 4 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला पार्ट होता है इतिहास का। पहला पार्ट इतिहास का है। दूसरा पार्ट है भूगोल। तीसरा पार्ट है नागरिक शास्त्र। और चौथा पार्ट जो हमारे सोशल साइंस में बांटा गया है वो है अर्थशास्त्र का। इन चारों पार्टों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि हमें कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। पहले हम इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। आखिर सोशल साइंस को 4 भागों में क्यों बांटा गया? सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, सामाजिक और विज्ञान। सामाजिक का अर्थ क्या होता है? आप अपने आसपास होने वाले सामाजिक कार्यक्रमों को या समाज में होने वाली घटनाओं के बारे में। और विज्ञान क्या होता है? सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। तो आज हम समाज के बारे में सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान की चर्चा करेंगे। इस चर्चा को करने के लिए कुछ ऐसे सामाजिक विज्ञान होते हैं जो कि कुछ बीते हुए काल में हुए थे, जिसे हम लोग सामाजिक विज्ञान में इतिहास का रूप देते हैं। इतिहास में हम पुराने बीते हुए सामाजिक विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। बीते हुए विज्ञान या बीते हुए सामाजिक विज्ञान की जो चर्चा होगी इतिहास में होगी। आपको इतिहास पढ़ने के लिए पहले आपको राष्ट्रवाद के बारे में बताया गया है। राष्ट्रवाद है क्या? आपके इतिहास का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। सेकंड चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। और थर्ड चैप्टर है भूमंडलीकरण। बाकी अन्य चैप्टर हैं, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले हम अपने सिलेबस के बारे में देखते हैं, हमें कैसे पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है। आते हैं भूगोल पे। भूगोल में हमें पहले चैप्टर दिया गया है संसाधन एवं विकास। सेकंड चैप्टर दिया गया है वन एवं वन्यजीव संसाधन। वन एवं वन्यजीव संसाधन। थर्ड चैप्टर दिया गया है जल संसाधन। जल संसाधन। हम लोग भूगोल के इस संसाधनों के बारे में, उसके बाद भू संसाधन, जल संसाधन, वन्यजीव संसाधन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। आगे देखें नागरिक शास्त्र में। नागरिक शास्त्र में जो हमें पहला चैप्टर दिया गया है, जो हमारे हाई स्कूल के सिलेबस में आता है, पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी, इसके बारे में हम लोग भी विस्तार से चर्चा करेंगे। सेकंड चैप्टर जो हमारे पास आता है वो है संघवाद। इस चैनल पे आपको पूरा पूरा लेवल वाइज और सिलेबस वाइज पूरा पढ़ने को मिलेगा। बेसिक से स्ट्रांग तक आपको 100 में 100 नंबर का पूरा पूरा पढ़ाया जाएगा। बाकी अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र का जो हमारे पास पहला चैप्टर आता है वो है विकास। इसी के अंतर्गत बाकी अन्य चैप्टर भी आते हैं। पहले हम लोग अपने सिलेबस के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। बात करते हैं इतिहास के बारे में। इतिहास में जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, जो यूरोप एक महाद्वीप है
यहाँ पे एक राष्ट्रवाद हुआ था। राष्ट्रवाद होता क्या है? राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, एक राष्ट्र और वाद। आखिर वाद का अर्थ क्या होता है? पहले हम वाद का अर्थ समझते हैं। वाद का अर्थ होता क्या है? आपने वाद बहुत बार सुना होगा, आतंकवाद सुन रखा होगा, माओवाद सुन रखा होगा, गांधीवाद सुन रखा होगा। उसी प्रकार होता है राष्ट्रवाद। वाद क्या है? वाद एक प्रकार की विचारधारा होती है। किसी भी विचारधारा को मानने वाले उस वाद के लोग कहलाते हैं। जैसे कि ऐसे लोग जो आतंक की विचारधारा से प्रेरित रहते हैं आतंकवादी कहलाते हैं। ऐसे लोग जो गांधी जी के विचारधाराओं से प्रेरित रहते हैं गांधीवादी कहलाते हैं। ऐसे लोग जो माओ के विचारधारा से प्रेरित रहते हैं माओवादी कहलाते हैं। तो वाद क्या होता है? एक प्रकार की विचारधारा। और यदि यह विचारधारा राष्ट्र के बारे में होती है तो राष्ट्रवाद कहलाती है। अब राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक प्रकार का देश होता है, लेकिन प्रत्येक देश राष्ट्र नहीं हो सकता। हर एक वह स्वतंत्र इलाका जिसमें लोग रहते हैं देश कहलाता है, लेकिन हर एक वह देश जिसका कुछ अतीत होता है, कुछ इतिहास होता है, राष्ट्र कहलाता है। यदि एक राष्ट्र बनाने के लिए एक विचारधारा प्रेरित हो जो सभी लोगों के मन में हो तो वह राष्ट्रवाद का रूप ले लेती है। इस राष्ट्रवाद का सर्वप्रथम प्रारंभ यूरोप में हुआ था। यूरोप जो कि एक महाद्वीप है, यूरोप के खासकर फ्रांस शहर में फ्रांस देश में हुआ था। यूरोप में काफ़ी सारे देश हैं, फ्रांस, जर्मनी और इटली, ये मुख्य देश हैं यूरोप के। सर्वप्रथम यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ था। यूरोप में खासकर सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ था, उसके बाद जर्मनी में और इटली में भी प्रेरित हुआ था राष्ट्रवाद की विचारधारा। अब राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्र के निर्माण की जो विचारधारा होती है राष्ट्रवाद कहलाती है। यूरोप में राष्ट्रवाद को समझाने के पश्चात हमें भारत में राष्ट्रवाद को पढ़ना है कि यदि जो यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ था उसी से प्रेरित होकर बाकी पूरे विश्व में राष्ट्रवाद के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। और यह प्रक्रिया राष्ट्रवाद के निर्माण की यह प्रक्रिया भारत में भी शुरू हुई। भारत में इसका शुरुआत गांधी जी ने किया था। तो भारत में राष्ट्रवाद के चैप्टर में हमें गांधी जी का पूरा अध्ययन करना है। कब से भारत में राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ, कब तक हुआ, कैसे हुआ और कितनी सारी मुश्किलों के बावजूद भारत में राष्ट्रवाद को सफलता मिली और भारत का अपना लोकतंत्र गणराज्य बन सका, भारत में अपना संविधान लागू हो सका, भारत स्वतंत्र देश बन सका। इन सभी के बारे में हमें अध्ययन करना है भारत के राष्ट्रवाद में। और भूमंडलीकरण, भूमि के एकत्रीकरण की एक प्रक्रिया है, इसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करते हैं। बात करते हैं भूगोल के बारे में। भूगोल, देखिए भूगोल शब्द का अभिप्राय होता है हमारे आसपास होने वाले वातावरणीय संतुलन, वातावरणीय कारक जिससे हम लोग हमेशा प्रभावित रहते हैं, वो भूगोल के अंतर्गत पढ़ा जाता है। अब भूगोल के अंतर्गत हमें जो चैप्टर दिया गया है हाई स्कूल सिलेबस में वो है संसाधन एवं विकास। बात करते हैं संसाधन के बारे में और विकास के बारे में। संसाधन क्या होता है? संसाधन की डिफिनीशन देखी जाए तो प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु जिससे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है संसाधन कहलाता है। अकॉर्डिंग टू, जैसे कि यह मार्कर है, इससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। क्यों? क्योंकि इससे हम पढ़ा सकते हैं, ये लिख सकता है, तो ये क्या है? संसाधन होगा। तो प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु जिससे मानव की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है संसाधन कहलाता है। ये वाइट बोर्ड है, इससे भी हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, तो ये भी एक प्रकार का संसाधन ही होगा। तो हर एक पदार्थ जिससे मानव अपना उपयोग कर सके, जिसका उपयोग मानव कर सकता है, वो संसाधन कहलाता है। अब जो संसाधन होता है, ये संसाधन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक संसाधन, एक होता है मानवीय संसाधन। हमें ये पढ़ना है प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार का होता है, आखिर जितने प्रकार का होता है उन संसाधनों से हमें क्या लाभ होते हैं, संसाधन के विशेष गुण क्या होते हैं, संसाधन के महत्व क्या होते हैं, और कुछ विशेष संसाधनों के बारे में भी चर्चा होगी। अब चूँकि आप लोग जानते हो कि संसाधन केवल वही पदार्थ होता है जिसका मानव उपयोग कर सकता है। यदि मानव संसाधनों का उपयोग कर सकता है तो कुछ मानवों के मन में या उनके लालचवश संसाधनों का ह्रास भी होता है। संसाधनों के ह्रास के कारण संसाधनों का न्यूनीकरण होता है, संसाधन नष्ट होने लगते हैं और समाज के कुछ विशेष वर्ग के पास ही संसाधन रह जाते हैं, जिससे कि समाज संसाधनहीन और संसाधन संपन्न दो भागों में बढ़ जाता है, जिससे कि असमंजस पैदा होता है और गृह युद्ध की संभावना बढ़ती रहती है। तो इसलिए संसाधन का निम्नीकरण न होने पाए, संसाधन का असमान वितरण न होने पाए, इसके लिए संसाधन का विकास कैसे किया जाए, इसके बारे में भी इस चैप्टर में चर्चा की गई है।
इस चैप्टर में हमें कुछ विशेष संसाधनों के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि भूमि। भूमि एक प्रकार का संसाधन है जिस पर हम कई प्रकार की क्रियाएं करते हैं। अब चूंकि हम उसका उपयोग करते हैं तो यह संसाधन होगा ही होगा। अब भूमि एक प्रकार संसाधन है, संसाधन विकास में भू संसाधन के बारे में पढ़ने को मिलेगा। भारत का भूमि क्षेत्रफल कितना है, ये भी हमें इसमें पढ़ने को मिलेगा। भारत का भूमि क्षेत्रफल 32,87,263 हेक्टेयर है। यह हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। आखिर भारत में जो भूमि संसाधन होता है उसी में मृदा संसाधन होते कितने प्रकार के हैं, तो मृदा संसाधन 8 प्रकार के होते हैं। ये सभी हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, वन एवं वन्यजीव संसाधन। वन एवं वन्यजीव संसाधन हमें वनों के बारे में और वन्य जीवों के बारे में दिया गया है। इसे समझने के लिए हमें इस चैप्टर को दिया गया है। आखिर वन क्या होता है? वन को हरा सोना भी कहा जाता है। वनों की पर्यावरणीय एवं आर्थिक उपयोगिता के कारण ही इसे संसाधन कहा जाता है। और वनों में रहने वाले वन्यजीव भी एक प्रकार के संसाधन होते हैं, क्योंकि उसका उपयोग भी मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जगह जगह पर करता रहता है। तो हमें वन एवं वन्यजीव संसाधन के बारे में भी भूगोल के दूसरे अध्याय में पढ़ना है। बात करते हैं जल संसाधन की। चूँकि आप लोग जानते हो कि जल ही जीवन है। अब चूँकि जल का उपयोग मानव अपने दैनिक जीवन में करता है, तो परिभाषा के अनुसार प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु जिससे कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है संसाधन कहलाते हैं। जल से मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होता है तो ये भी एक प्रकार का संसाधन होगा। जल संसाधन भारत में कितना है, विश्व में कितने % जल पाए जाते हैं, कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है, कितना प्रतिशत जल बेकार है, कितना प्रतिशत जल ग्लेशियर में जमा पड़ा है, इन सभी के बारे में हमें इस अध्याय में पढ़ने को मिलेगा। आखिर जल संसाधन को कैसे बचाया जा सकता है, जल संसाधन का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए, हमें भूगोल के तीसरे अध्याय में पढ़ने को मिलेगा। आगे चलते हैं नागरिक शास्त्र के बारे में। नागरिक शास्त्र या आप इसे राजनीतिक शास्त्र का दर्जा दे सकते हो। ये राजनीतिक शास्त्र या नागरिक शास्त्र हमें हमारे मूल कर्तव्यों के बारे में, मूल अधिकारों के बारे में समझाता है, हमें हमारी स्वतंत्रता के बारे में बताता है, हमें हमारे अधिकारों के हनन होने से बचाता है। बात करते हैं नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर। बाकी अन्य चैप्टर्स भी हैं लेकिन हम उसके बारे में केवल इंट्रोडक्शन लेंगे। नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी 2 शब्दों से बनी है, पहला सत्ता और साझेदारी। सत्ता का अर्थ होता है शक्ति और साझेदारी का अर्थ होता है बंटवारा, अर्थात शक्ति का बंटवारा ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। अब किस शक्ति की बात की जाए, चूँकि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं तो लोकतंत्र में एक विशेष शक्ति कार्य करती है जो कि सभी जनता पर लागू करती है, कानूनों को, न्याय व्यवस्था को सभी जनता तक पहुंचाती है। तो ये जो शक्ति होती है, इस शक्ति का बंटवारा कैसे किया जाए ताकि एक आदर्श लोकतंत्र स्थापित हो सके, इसके लिए हमें सत्ता की साझेदारी का चैप्टर दिया गया है। इसमें हमें पहले 2 उदाहरण समझाए गए हैं, 2 देशों का उदाहरण लिया गया है। पहला दिया गया है यूरोप के एक छोटे से देश बेल्जियम का। बेल्जियम एक छोटा सा देश है यूरोप का, जो कि भारत के हरियाणा से भी छोटा है। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के मामले में हरियाणा से छोटा है, लेकिन वहाँ पे जो जाति विविधता थी वो बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। वहाँ पे फ्रेंच भाषी लोग, डच भाषी लोग और जर्मन भाषी लोग, 3 प्रकार के लोग होते थे। इन दोनों के मध्य जर्मन भाषी लोगों की संख्या काफ़ी कम थी, जिसके कारण इनके राष्ट्रवाद में या इनकी सत्ता की साझेदारी में जर्मन भाषी का कुछ योगदान हमें दिखाई नहीं पड़ता, पर फ्रेंच भाषी एवं डच भाषी लोगों का योगदान बहुतायत दिखाई पड़ता है। इन दोनों के मध्य असमंजस होने पर बेल्जियम की सरकार ने सत्ता का बंटवारा करके इन दोनों के मध्य होने वाले गृह युद्धों को समाप्त कर दिया और देश की एकता को बरकरार रखा। इसी में हमें एक श्रीलंका, जो कि एक द्वीपीय देश है एशिया का, इसके बारे में दिया गया है। यह भी एक छोटा सा देश है जो कि तमिलनाडु के बगल में स्थित है, भारत की तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। या जिसके बारे में चर्चा की जाए तो यहाँ पे सिंहली समुदाय, तमिल समुदाय और ईसाई समुदाय रहते थे। ईसाई समुदायों की संख्या काफ़ी कम थी, जिस कारण इसमें के संविधान निर्माण में ईसाइयों का कोई विशेष योगदान दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन तमिलों की संख्या लगभग 18% थी और सिंहलियों की संख्या संपूर्ण जनसंख्या 74% थी। तो इसमें सिंहली लोग बहुसंख्यक थे, जिस कारण इन्होंने सरकार के लिए लोकतंत्र को ना अपनाकर बहुसंख्यवाद को अपनाया। बहुसंख्यवाद को अपनाने से क्या क्या नुकसान हुए, एकता में जो विघ्न आया, जो गृह युद्ध हुए, उसी में हमें ये समझाया गया है कि सत्ता की साझेदारी में क्यों करना चाहिए। इन दोनों को उदाहरण देकर हमें बताया गया है सत्ता की साझेदारी करना क्यों चाहिए। सत्ता की साझेदारी के
मूल मंत्र क्या है, क्या निकलता है सत्ता की साझेदारी का अर्थ, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी अनिवार्य क्यों होती है, नागरिक शास्त्र हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। बात करते हैं संघवाद की। संघवाद भी दो शब्दों से मिलकर बना है, संघ और वाद। वाद अभी हमने कुछ देर पहले चर्चा की, वाद एक प्रकार की विचारधारा होती है। और संघ की बात की जाए तो संघ क्या होता है, संघ होता है एक ग्रुप, एक साथ आकर ग्रुप बनाना, एक साथ आकर संघ बनाना संघ कहलाता है। अब एक साथ आकर संघ बनाने की विचारधारा संघवाद कहलाती है। जब किसी लोकतंत्र का निर्माण होता है तो लोग उसमें एक साथ आकर संघ बनाते हैं और एक देश का निर्माण करते हैं जो कि संघीय देश कहलाता है। संघीय देश जो होता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, वह एकात्मक शासन व्यवस्था से कितना बेहतर होता है, किस प्रकार बेहतर होता है, हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। संघीय शासन व्यवस्था जो होती है, ये संघीय शासन व्यवस्था आखिर किन किन पहलुओं को दर्शाती है और संघीय शासन व्यवस्था का जो गठन होता है किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद चर्चा करते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। हाई स्कूल का अर्थशास्त्र जो हमें कुछ चैप्टर दिए गए हैं, खासकर पहला चैप्टर है विकास। विकास क्या है, आप सब लोग विकास के शब्द से परिचित होंगे। विकास है क्या, सबके मन में एक बात उठती रहती है कि आखिर विकास क्या है। क्या किसी व्यक्ति के पास काफ़ी सारा धन होना ही विकास कहलाता है या कुछ अन्य। तो हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा कि विकास क्या है। अर्थशास्त्र के पहले चैप्टर में विकास दिया गया है। विकास है क्या, देखिए विकास ज़्यादा पैसा रखना, धन दौलत कमाना विकास नहीं कहलाता। विकास के कुछ मुख्य घटक होते हैं। विकास का मुख्य घटक जो होता है वो होता है स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आय और मृत्यु दर। अगर इन सभी स्थितियों में किसी व्यक्ति का अनुपात सर्वाधिक होता है तो वो विकसित माना जाएगा, भले ही उसकी आय थोड़ी सी कम हो, लेकिन उसकी ज़रूरतों को यदि पूरा करता है, यदि उसकी स्वास्थ्य स्थिति अच्छी होती है, शिक्षा अच्छी है, तो वह विकसित देश में विकसित व्यक्ति माना जाएगा। और इसी में विकास के चैप्टर में देशों के विकसित एवं विकासशील होने की प्रक्रिया के बारे में समझाया गया है कि कौन सा देश विकसित कहलाता है, कौन सा विकासशील कहलाता है, कौन सा विकसित कहलाता है। विकास के इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा कि भारत विकसित देश है, अविकसित देश है या विकासशील देश है। भारत अगर विकासशील देश है या विकसित देश है या अविकसित है तो आखिर किस प्रकार है, क्यों है। उसके साथ साथ विकास के लिए जो विकसित अविकसित या विकासशील जो इसका मापन किया जाता है कौन करता है, दो संस्थान करते हैं। एक विश्व बैंक होता है, एक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बनाया गया दूसरा ग्रुप होता है जो कि अपनी अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इन सभी का आधार अलग अलग होता है। इसमें मापदंडों को बनाया जाता है। विश्व बैंक आय को मापदंड बनाती है, केवल पैसों को महत्व देती है, जबकि दूसरा संगठन पैसे, स्वास्थ्य एवं शिक्षा एवं मृत्यु दर सभी को पॉइंट बनाकर विश्व के लिए एक विकास का रिपोर्ट प्रकाशित करती है, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा अविकसित है और कौन सा विकासशील देश है। हमें सोशल साइंस के इन चारों पार्ट के अकॉर्डिंग सोशल साइंस के चारों पार्ट के अकॉर्डिंग हमें समझाया गया कि यदि इतिहास में हमें यह समझा जाता है कि जो घटनाएं हुई थी क्या वो बेहतर थी कि जो इस समय चल रहा है वो बेहतर है। इतिहास हमें समझाता है कि पुरानी जो घटनाएं हुई थी उसमें जो गलतियां हुई थी वो उसे हम दोहराएं नहीं। हमें इतिहास इसीलिए पढ़ाया जाता है कि पुरानी हुई गलतियों को हम दोहराएं नहीं। भूगोल की बात करते हैं, भूगोल हमें इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम अपने आप को अपने आसपास के वातावरण से अनुकूलित कर सकें, उस वातावरण में अनुकूलन कर सकें और अपने आप को विकसित कर सकें उस वातावरण के अनुकूल। नागरिक शास्त्र हमें हमारे अधिकारों के बारे में समझाता है, इसलिए पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। और अर्थशास्त्र की बात की जाए तो इन सभी घटकों के लिए हमारे विकास के लिए अर्थ का होना अनिवार्य होता है, इसलिए हमें अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है। ये हमारे सोशल साइंस के चारों पार्ट थे। इसके एक एक चैप्टर के बारे में हम लोग लगातार अध्ययन करेंगे छोटे छोटे टॉपिक के रूप में। पहले इतिहास के बारे में। अब इतिहास के बारे में अध्ययन करने के बाद जब इतिहास का एक चैप्टर ख़त्म होगा तो उसके बाद हम लोग भूगोल के पहले चैप्टर पर चलेंगे। इतिहास के सेकंड चैप्टर के बारे में चर्चा ना कर भूगोल के पहले चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हाई स्कूल का जो पेपर बनता है वो चारों पार्ट से अलग अलग नंबर आते हैं। यदि हम लोग एक पार्ट पूरा पढ़ लें, दूसरा पार्ट भी पूरा पढ़ लें और ये दो पार्ट ना पढ़ें तो हम लोगों को कितना भी आता रहे लेकिन हम लोग अच्छा रिजल्ट नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए हमें ज़रूरी क्या है कि हर एक पार्ट के बारे में बेहतर तरीके से अध्ययन करना। इसलिए हम लोग पहले सब पार्ट का एक एक चैप्टर कवर करते चलेंगे, उसके बाद सेकंड चैप्टर, फिर थर्ड चैप्टर और इसी प्रकार हम अपने सिलेबस के बारे में आगे पढ़